एवरीवन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए डे 2 सेकेंड मॉक टेस्ट। SBI क्लर्क का एग्ज़ाम आ गया है एंड आज हम करेंगे मॉक 2 ताकि आप फटाफट से प्रिपेयर हो जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लेट्स बिगिन। अगेन अनाउंसमेंट, अगर आपने पहली वीडियो मॉक 1 डे 1 वाली नहीं देखी है तो आप वो प्लीज़ देखिए। यहाँ पे कहीं आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के नाम से, एंड आप उसको जाइए देखिए, उसमें सारा कंटेंट है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, द हिंदू का एडिटोरियल बहुत ही की कंपोनेंट है इस एग्ज़ाम का एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का। तो जब करंट अफेयर्स रिलेटेड वोकैबुलरी आपको ध्यान रखनी है रोज़ के रोज़, एंड अगर आप किसी रीज़न से पेपर नहीं पढ़ते हैं या आप चाहते हैं कि आपको ऑलरेडी 5 से 6 मिनट के अंदर वो कंटेंट मिल जाए, तो खबरी एक ऐप है, इस पे मेरा पॉडकास्ट है इसी नाम से, इंग्लिश विद वसुंधरा चौधरी। रोज़ के रोज़ मैं द हिंदू की एडिटोरियल वोकैबुलरी कवर करती हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करती हूँ, वोकैब में इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, एंड वही चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पे फिर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस भी करती हूँ। तो हम साथ साथ लर्न करते हैं, बहुत काम हम सबका आसान हो जाता है। ये मेरी आपसे अपील है कि वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो करिए। मैं वहाँ पे ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस करती हूँ। तो मान लीजिए कि आप किसी मेंस एग्ज़ाम के लिए अपने बैठ रहे हैं, बार QDC का हो गया लेवल 2, इसी एग्ज़ाम में आगे चल के आपको ऐसे कंपोनेंट लिखना ही पड़ेगा, तो उन सब के लिए भी आपको ना आइडियाज़ मिलते जाएंगे, एक सोचने का तरीका आपको समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ खबरी पे जाके आप मुझे फॉलो करिए एंड डोंट मिस दिस इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारे पेपर से। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस 1 and 2 क्या हैं? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 words आर हाईलाइटेड एंड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। मतलब ये जो भी बोल्ड में है वर्ड्स, इन ऑप्शंस में से इसके और इसके जो सिनोनिम्स हैं ना, फर्स्ट वाले का आगे होगा, इसका सेकंड पे होगा, वो आपको टिक कर देना है। अब ऐसे क्वेश्चंस की मैं बताती हूँ ट्रिक क्या होती है। सारे वर्ड्स के तो मीनिंग्स हमें ज़रूरी नहीं है पता, मुझे भी नहीं पता है। तो इसमें करना क्या है, पहले जो फर्स्ट वर्ड है ना उसके सिनोनिम्स देख लेने कि कितने हमें मिल पाते हैं कि नहीं। रिग्रेटेबल, लेमेंटेबल लग रहा है, रिग्रेटेबल मतलब किसी चीज़ के लिए आप बुरा फील करें। रामिफिकेशन पता नहीं क्या मीनिंग है पर ये तो नहीं है। एलूसिडेट ये तो एक तरह से बताना होता है। वैगबॉन्ड ये तो अकेला आदमी एक तरह का होता है। अबेयंस ओबे करना, मेरे ख्याल में मुझे भी नहीं पता। मुझे ये समझ आ रहा है कि इनमें से तो कोई नहीं है, तो अभी के लिए मैं फर्स्ट ऑप्शन अपने पास रखूँगी। अब दूसरी ट्रिक इसकी क्या है, आप सीधे सीधे सेकेंड वर्ड पे आ जाइए। इम्पोजिंग, किसी पे चढ़ाना, दबाव डालना, बहुत ही या तो बड़ी चीज़ हो, बहुत ही अलग से पता चलती वाली चीज़ हो, उसे कहते हैं। ग्रैंडियोस हो सकता है। दूसरे पे आते कॉर्डियल, ये भी नहीं है। डास्टर्डली मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, बट ये तो नहीं है। पेट्रोनेज ये तो किसी को पैसे या फिर किसी टाइप का सपोर्ट देना होता है, ये भी नहीं है। मेनेसिंग किसी को परेशान करना। इम्पोजिंग इनमें से कुछ भी नहीं है। तो ए में हमारे लेमेंटेबल और इम्पोजिंग दोनों, रिग्रेटेबल का लेमेंटेबल एंड इम्पोजिंग का ग्रैंडियोस दोनों फिट बैठते हैं, तो हमारा आंसर है ए। ये ट्रिक आपको लगानी है। मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, एज इन मैंने स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ा। मुझे ध्यान देना है बोल्ड वर्ड्स पे, अनलेस एंड अनटिल वहाँ से ना समझ आए तो आप सेंटेंस पढ़िए, थोड़ा सेंस बनाइए कि किस चीज़ की बात हो रही है। हमको क्योंकि अपना टाइम सेव करना है इस एग्ज़ाम में, बहुत क्वेश्चंस हैं, बहुत सेक्शंस हैं, तो हम जो भी सही और फास्ट तरीका होगा उसी को अपनाएंगे। सेम ट्रिक अप्लाई करते हैं। वोसिफरसली एलिगेशंस, पहले 1 पे देखते हैं। वोसिफरसली मतलब बहुत ही तेज़ी से, बहुत फोर्स से, ठीक है। बर्लेस्क नहीं। बॉयस्ट्रस थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि हाँ ये उसके साथ जा सकता है। पेजोरेटिवली पता नहीं। मॉकिश नहीं, मॉकिश तो शायद मेरे ख्याल में, देख रहे हैं आप, मुझे भी सारे वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता, ये हिट एंड ट्रायल होता है क्योंकि। शोविनिस्ट नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा इन दोनों में कन्फ्यूज हूँ, तो इसलिए मुझे अब सेकंड वर्ड बताएगा। एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब अक्यूज़ करना ही होता है किसी को, तो यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रही हूँ। असर्शन, एलिगेशन असर्शन तो उतना नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। बॉयस्ट्रस वोसिफरसली का, एलिगेशंस एक्यूजेशंस का। अब थर्ड, प्रोब एंड फ्ली। प्रोब करना तो किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है। चलिए एक बार इस स्टेटमेंट को भी पढ़ के देखते हैं कि ये भी दूसरा तरीका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का हो सकता है।
During the initial probe, it was found that the attackers did not flee with the woman's money or phone or any other valuables. मतलब यहाँ पे कुछ पुलिस रिलेटेड चीज़ चल रही है, ठीक है. तो प्रोब का मतलब अब यहाँ से देखते हैं किस पे फिट बैठता है. स्वेद पता नहीं, ऑर्डियल तो परेशानी होती है, इनक्वेस्ट नहीं, मुझे नहीं लगता, इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा प्रॉबेबल लग रहा है. मैं ज़रा पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो. हाँ, एग्जर्शन, ये तो थकान होती है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी रुकी हूँ. अब दूसरा फ्ली, बोयड पता नहीं, यूबिक्विटस नहीं, एब्सकॉन्ड ये तो भाग जाना होता है, ठीक है. इन्वेस्टिगेशन के साथ परमिएटेड है, ये तो किसी चीज़ में घुस जाना हुआ. रप्चर्ड ये भी नहीं है. तो अब देखिए, पहले वाले में मुझे लग रहा था इन्वेस्टिगेशन जाना चाहिए प्रोब का, लेकिन सेकंड वाला तो इसके साथ फिट ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है. सेकंड वाला फिट बैठ रहा है एब्सकॉन्ड के साथ, मतलब हमारा आंसर यहाँ सी है. इनक्वेस्ट भी एक तरह का प्रोब होता है, किसी चीज़ में छानबीन करना, एंड एब्सकॉन्ड तो सीधा सीधा फ्ली करना हो जाता है, तो इसका सी है. तो आप देख रहे हैं कई बार सेकंड वाला ऑप्शन हमारा आंसर ठीक कर जाता है. अगर मैं पहले पे ही समझ लेती कि इनिशियल प्रोब पुलिस है, इन्वेस्टिगेट होगा, मेरा आंसर ही गलत हो जाता. अब फोर्थ, इरप्टेड, रिबेल्ड. अब इसमें दोनों ही आसान वर्ड हैं, बट देखते हैं इधर से. इरप्टेड मॉडलिन पता नहीं क्या मतलब होता है, नहीं पता. कंसर्टेड ये तो एक तरफ लाना हुआ एक तरह से. मिस्टिफाई, फिलिस्टीन ये तो वर्ड ही नहीं सुना मैंने कभी. एक्स्ट्रावेगेट, ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है एक्स्ट्रावेजेंट से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही किसी चीज़ को बड़ा बना दो या बड़ा हो जाए उससे रिलेटेड है. यहाँ पे मैं थोड़ा रुकूंगी. सेकंड वर्ड रिबेल्ड, रिबाउंडेड नहीं, एब्सकॉन्ड ये तो भाग जाना होता है. इंडोर्स ये भी नहीं है. अनफेंड ये तो होता है कि कुछ किसी से छुपा नहीं है. म्यूटनी, म्यूटनी का मतलब रिबेल होता है. हमारा 1857 की सिपॉय म्यूटनी जो थी वो यही था, वो रिबेलियन था एक. तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है ई. इरप्टेड का मतलब एक्स्ट्रावेगेट एंड हमारे रिबेल्ड का मतलब म्यूटनी. ये सारे आपके सिनोनिम्स हैं. तो ये ट्रिक आपको लगानी है. पहले आपको देखना है फर्स्ट वर्ड, सारे ऑप्शन. सेकंड वर्ड जो दोनों में फिट बैठ रहा हो वही है आपका आंसर. अब 5 to 8 के डायरेक्शंस देख लेते हैं. Each of the questions given below, 2 sentences are given with a blank in it. ठीक है. You have to fill in the blank using the same word from the given option. Same word हमको use करना है. So पहला वाला देखते हैं. The free soul of the young boy allowed him to fit in with the other people in his community due to his dash lifestyle. Free soul, ठीक है. Allowed him to fit in मतलब ऑलरेडी वहाँ पे वो बिलोंग नहीं करता है, उन्हीं जैसा नहीं है. यहाँ पे इस थॉट को रखते हैं. None believed that the dash writer could produce such an amazing written piece. ठीक है. तो मतलब यहाँ पे भी राइटर किसी अलग प्रकार का है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो इस टाइप की चीज़ लिखेगा क्योंकि वो अलग प्रकार का है. बोहीमियन, बोहीमियन का मतलब होता है नॉर्मल से थोड़ा हटके. चर्लिश मतलब ही नहीं पता. शिवलरस ये तो ब्रेव होता है. एमेच्योर ये तो बिगिनर होता है. एस्थेटिक किसी भी चीज़ जिसमें सुंदरता हो. सो चर्लिश का मतलब नहीं पता, लेकिन बोहीमियन का इमीडिएटली दोनों में फिट हो रहा है. फ्री सोल, बोहीमियन वो होता है जो कि जनरल कन्वेंशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है. नन बिलीव दैट द बोहीमियन राइटर कुड प्रोड्यूस, तो ये यहाँ दोनों में बैठ रहा है, इसलिए हमारा आंसर है ए. एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एकदम ही हिट एंड ट्रायल से भी आप ये नहीं कर सकते पेपर. आपको थोड़ी बहुत मीनिंग्स, थोड़ा बहुत सिनोनिम की नॉलेज तो हर हालत में होनी चाहिए, वरना तो देखिए आप इतनी भी मेहनत नहीं करेंगे तो मुश्किल है, नहीं आ पा रही. तो थोड़ी आपकी मेहनत और थोड़ा ये तरीका कि कैसे दोनों चीज़ों को मिला के हम आंसर पे आएँ, ये दोनों की ज़रूरत है. द पुलिस आर गोइंग टू डैश द मैन हु कीप्स कमिटिंग एक्ट्स ऑफ वायलेंस. ठीक है, वही पुलिस रिलेटेड कुछ है. इफ़ जेरी डजंट स्टॉप ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग द जज विल डैश हिम. तो मतलब ये कुछ पकड़ने या पनिशमेंट देने रिलेटेड वर्ड होना चाहिए. अब ऑप्शंस पे आते हैं. स्ट्राइव ये तो कोशिश करना होता है. प्रोफेन कुछ बुरा या गंदा. बिनाइंग ये तो अच्छा सा कुछ होता है कि बिनाइंग इन्फ्लुएंस, अच्छी इन्फ्लुएंस. इनकार्सरेट इसका मतलब होता है जेल में डाल देना या किसी को बंद कर देना, बंद कर देना. सो इम्पिंज ये तो किसी पे जैसे हावी या ऐसा कुछ होना. सो इनकार्सरेट सबसे ज़्यादा नियर है क्योंकि यहाँ पुलिस है, यहाँ जज है और ये जेल रिलेटेड है. चलो मेरा कौवा आ गया, इसको खाना चाहिए, इसको मैं खाना देती हूँ. हाँ जी, सो मैं खाना दे आई. इनकार्सरेट
सो हमारा आंसर इसीलिए है डी। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। द मैन ड्रू अटेंशन एज ही एंटर्ड द पार्टी ड्यू टू हिज डैश पर्सनैलिटी वाइल ही बाउंस्ड अराउंड द हॉल। ड्रू अटेंशन मतलब वो कुछ अलग सा कर रहा था। डैश एक्टर टिपिकली गेट पिक्ड फॉर कॉमिक रोल्स वेयर द कैरेक्टर्स आर वेरी एक्टिव। अगेन बबली से। सो प्रिकेरियस इसका मीनिंग अलग है, नेबुलस ये भी अलग है, वाइवेशियस इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। ठीक। एब्स्टीमियस मैंने ये वर्ड कभी सुना नहीं है। ऑब्नॉक्शियस कुछ परेशान करने वाला। तो इनमें से कोई नहीं है। आपका आंसर सीधे सीधे सी है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ अटेंशन, फुल ऑफ एनर्जी, कोई भी इंसान ऐसा ड्रॉ अटेंशन करेगा अपनी तरफ, एंड वेरी एक्टिव, अगेन फुल ऑफ एनर्जी। तो थोड़े मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव द टेंडेंसी टू डैश व्हेन कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स। क्या कर सकते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स? रुकते हैं, ठहराव लाते हैं, तुरंत काम नहीं करते। द अनसर्टन ड्रेस बायर विल डैश until she is sure about the type of dress she wants. Uncertain, श्योर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऐसी क्या चीज़ आ सकती है? इनकॉग्निटो मतलब कि छुपा हुआ, वो तो आएगा नहीं। प्रोमलगेट वो भी नहीं आएगा। कॉन्फैबुलेट वर्ड ही कभी नहीं सुना। डोसाइल मतलब बड़ा शांत सा, ये भी नहीं आ रहा। प्रोक्रास्टिनेट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है कि हम बहुत ही टालते हैं। ठीक है, हम काम को टालते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव द टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट व्हेन कंप्लीटिंग देयर असाइनमेंट्स। हाँ, टालते हैं काम। द अनसर्टन ड्रेस बायर विल प्रोक्रास्टिनेट, हाँ वो टालेगी जब तक वो श्योर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है ई, प्रोक्रास्टिनेट। अब नेक्स्ट डायरेक्शंस हमको मिल गए हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग 5 सेंटेंसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो ये मीनिंगफुल पैराग्राफ बनना चाहिए। ये अभी इधर उधर जम्बल्ड हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास जम्बल्ड हैं तो हमें पहले तो इनको एक बार पढ़ लेना है। तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। एक बार जब आपने पढ़ लिया तो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट वन। तो कोई भी पैराग्राफ अगर शुरू होता है तो वो वहाँ पे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, ये ध्यान दीजिए। तो इनमें से जो भी टॉपिक को कोविड-19 रिलेटेड है इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है वही आपका 1 हो जाएगा। तो द डेली केस काउंट एंड पॉजिटिविटी रेट हैव बीन डबल, इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो कोई इन्फॉर्मेशन बस दे रहा है। द कोविड-19 ट्रेंड कंटिन्यू टू टिक, ये मुझे लग रहा है कि इंट्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि ये बात शुरू यहाँ से कर रहा है। इवन दो सेंटेंस के शुरू में आता ही नहीं है। द न्यू केसेस केम ऑन द बैक, इसका मतलब ये पहले किसी को रेफ़र कर रहा है और उसके बीच की इन्फॉर्मेशन है कि न्यू केसेस और भी बताया। Delhi on Wednesday added over this for the first time. The other 3 were in January. ये भी अगर आप E को B के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पहले B इंट्रोड्यूस कर रहा है कि दिल्ली में ये हो रहा है। देखिए, द कोविड-19 ट्रेंड कंटिन्यू टू टेक अपवर्ड्स इन दिल्ली, और फिर वो बात कर रहे हैं दिल्ली की। तो मतलब ये भी कहीं बीच का है और हमारा फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए B। ठीक है, अब विच ऑफ द वन शुड बी द सेकेंड वन, वही लॉजिक लगाएंगे। इन दोनों में हम कंफ्यूज थे ना कि ये भी थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन दिल्ली की क्योंकि पहले बात इसने यहाँ से कर दी और फिर इस पे आ रहा है, तो अगर आप इसके बी के बाद ई को पढ़ेंगे, पेन का कलर ज़रा मैं चेंज करूँ, अगर आप बी के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ई हमारा सेकंड है, ये बैठेगा क्योंकि फर्स्ट वाले ने इंट्रोड्यूस कर दिया कि दिल्ली में हो क्या रहा है, कैपिटल में क्या हो रहा है, और फिर पूरी दिल्ली की बात होगी, तो इसका ई हो जाएगा। अब थर्ड का क्या होगा? तो देखिए, हम सेकंड के ही एंड से ट्राई करेंगे। व्हेन द नंबर ऑफ केसेस इन द सिटी वाज स्टिल ऑन द डिक्लाइन आफ्टर द हाइट्स ऑफ द थर्ड वेव इन नवंबर, फिर देखते हैं क्या। द डेली केस काउंट, ये तो कहीं और से बात स्टार्ट हो गई। इवन दो द स्पाइक रेट, ये भी नहीं। ये द न्यू केसेस केम ऑन द बैक ऑफ दिस सिंस January 6। तो देखिए, यहाँ नवंबर तक की बात की एंड फिर उन्होंने कनेक्ट कर दिया कि January 6 से फिर तबाही शुरू हो गई। तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा आंसर डी। 12th वाला तो आसान ही होना चाहिए। हमारे पास अभी कितने, 2 बच रहे हैं ना, चलिए ठीक है 2 हैं, आसान रोक देते हैं अभी। तो इसका अगर डी है तो इसके बाद क्या आना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन बचते हैं, ए बच रहा है और सी बच रहा है ना। तो the daily case count and the positivity rate have been doubled over the diseases even though the spike rate remains below the 5% control। अच्छा, अब आप फिर देखिए, इन्होंने जनवरी तक की बात कर दी ना हमारे साथ। अब हमें ध्यान देना है कि even though
आएगा या डेली केस काउंट। तो अब देखिए जनवरी के बाद यहाँ फिर आप ध्यान दीजिए कि एक मंथ है, तो ये लॉजिकली फ्लो कर रहा है, ना कि इवन दो द स्पाइक रेट ये बिलो दिस। सो पढ़ के देखते, द न्यू केसेस केम ऑन द बैक ऑफ दिस एंड द पॉजिटिविटी रेट ऑफ दिस ऑल्सो द हाइस्ट सिंस ये द डेली केस काउंट एंड पॉजिटिविटी रेट हैव डबल्ड ओवर द पास्ट फोर्टनाइट। तो इसीलिए हमारा फोर्थ बनता है सीधा 12 हमारा 12 का आंसर जो फोर्थ सेंटेंस है वो बनता है ए। एंड नेक्स्ट वाला तो ऑब्वियसली होना चाहिए कि लास्ट आएगा सी। क्यों? इवन दो द स्पाइक रेट क्या, जो पॉजिटिविटी रेट, जो केसेस बड़े हैं जिसका लास्ट में यहाँ पे बात हुई है, ये इतना हुआ है, इवन दो द रेट रिमेन्स बिलो दिस, यहाँ करके एक्सपर्ट्स बिलीव दिल्लीज केस पॉजिटिविटी इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये हो गया हमारा एंडिंग, क्योंकि यहाँ पे इस पैराग्राफ ने बात अपनी एंड कर दी कि यहाँ पे दिल्ली में शुरू हुआ था, ये दिल्ली में हो रहा है, एंड अब फाइनली दिल्ली का केस हमने यहाँ पे बंद कर दिया इस पैराग्राफ में। ठीक है, अच्छा, इन दिस क्वेश्चन सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड इन बोल्ड विच मे और मे नॉट बी इन द प्रॉपर प्लेस। मतलब ये सही जगह नहीं है, इनको हमें सही जगह डालना है। You have to arrange them in order to make sentences coherently and meaningfully correct. चलिए अब देखते हैं। Even though the spike rate remains below the 5% control, यहाँ पे मेरे को कुछ गड़बड़ी लग रही है, that the World Health Organization recommends for an infection to be considered under the threshold, experts believe Delhi's case positivity is a cause of concern. अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे करके ऑप्शंस अब देखते हैं। अगर मैं ए को बी और बी को बी की जगह ए कर दूँ और ए की जगह बी कर दूँ, तो इवन दो द कंट्रोल रेट, यहाँ ये गलत हो गया, तो ए और बी, देखिए ए और बी तो नहीं जाएंगे। अब मैं बी और सी को करके देखती हूँ। बिलो द 5% थ्रेशोल्ड that the WHO recommends, ये जा रहा है, for an infection to be considered under control, मतलब B और C जा रहे हैं। Experts believe Delhi's case, अच्छा अब मैं A और D को करके देखूंगी, ठीक है। Even though the positivity rate remains below, जा रहा है, ठीक है, for an infection to be considered under control, experts believe Delhi's case spike is a cause of concern। तो आप देखिए, अगर मैं कर दूं कि पॉजिटिविटी रेट, ये मैं ए और डी की बात कर रही हूँ, पॉजिटिविटी रेट जा रहा है, एंड आपका दूसरा कौन सा जा रहा है, दिल्लीज केस स्पाइक, ठीक है। तो मतलब हमारे ए और डी भी जा रहे हैं और बी और सी भी जा रहा है। अब ये कौन से ऑप्शन में है, ए एंड डी, बी एंड सी, तो हमारा आंसर यहाँ आ गया सी। समझे आप? ऐसे करके देखना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ए बी के साथ, बी सी के साथ, ए सी के साथ, आपको एक आध बार में ही समझ आ जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग। अब मैंने आपको, अगर आपने मॉक 1 की वीडियो नहीं देखी तो आपको मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी कि जो भी पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको सबसे पहले तो जाके उनके क्वेश्चंस को पढ़ लेना होता है, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन जो चीज़ें पूछ रहा है हमें पैसेज पे उसी पे ध्यान देना है। तो पहले तो मैं फटाफट जाके अपने क्वेश्चंस पढ़ लूँगी कि पूछ क्या रहे हैं। वाई हैज़ द EU आज द ड्रामेटिक कट्स, किधर गया मेरा कर्सर, हाँ जी, तो वाई हैज़ द EU आस्क्ड फॉर ये, तो मुझे ध्यान देना है कि मुझे EU जहाँ भी है ना वहाँ पर नज़र रखनी है। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इम्पैक्ट ऑफ अनचेक्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इस पर ध्यान देना है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन ये कौन सा सही है। अच्छा, अगर मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि ये नंबर्स क्या मीन करते हैं, तो मुझे ये पता है कि पैसेज में मैं अपना टाइम सेव करने के लिए सारे नंबर्स को सर्कल कर दूँगी, ठीक है। कर सकते हैं ना ये, तो हम क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वॉरेन वॉशिंगटन का नाम है, इसको मैं देख लूँगी कहाँ लिखा है, एंड ये तो कुछ ये अपने में ही पूछ रहे हैं, चलो ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ कि मुझे ध्यान देना है EU पे अनचेक्ड कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब यहाँ अनचेक्ड कार्बन डाइऑक्साइड कहीं दिख रहा है, जो हमने देखा था ऊपर से, ये देखिए वॉरेन वॉशिंगटन को मैंने कर दिया अंडरलाइन। ये ग्लोबल वार्मिंग इज दिस ह्यूमन प्रोड्यूस्ड, ये नंबर्स को, सारे नंबर्स को अब मैं करूँगी गोले मारने शुरू। यहाँ पे कोई नंबर मुझे ऐसा खास दिख नहीं रहा है। इधर आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, ये रहा नंबर, ये रहा नंबर, अनचेक्ड भी कहीं मैंने पढ़ा था पीछे, 460 हो गया, और ये ठीक। अब हम करते हैं, मैंने मान लीजिए आपको पूरा ये पैसेज पढ़ना है, मैं टाइम सेव करने के लिए
बोल देती हूँ कि ये हो गया, हम पढ़ चुके. वाई हैज़ द EU आस्क्ड फॉर दिस दिस दिस. अब EU कहाँ गया? EU था आपका यहाँ, ये मैं मिस कर गई. ठीक है, तो EU का अब ये पूछ रहे हैं वाई हैज़ द यूरोपियन यूनियन आस्क्ड फॉर ड्रामेटिक कट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. अब एक बार पढ़ के देखते हैं. कई तो क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट्स लॉजिकली सेंस ही नहीं बनाएंगे. ठीक है, जैसे कि एज ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू. ये हो सकता है क्या? ये तो पहले ही काट दो. एज द टेम्परेचर में राइज ऑलमोस्ट बाय एन एडिशनल 2 degrees एंड दिस विल लीड टू सिवियर चेंज इन द क्लाइमेट. होल्ड करते हैं. एज द NCAR हैज़ फोर्स द EU टू अनाउंस द कट्स. फोर्स तो कोई किसी को नहीं कर सकता, ये भी गलत. एज ऑल द कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू कट एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसी कोई बात ही नहीं थी पैसेज में. नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये अगर आप जाके पढ़ेंगे तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी. ठीक. अनचेक्ड CO2. अब अनचेक्ड CO2 यहाँ है. बहुत जगह अगर पैसेज में अनचेक CO2 है तो एक बार मैं ये पढ़ती हूँ. द टेम्परेचर वुड इंक्रीज फ्रॉम द करंट टेम्परेचर बाय 2.3. अगर अनचेक्ड CO2 रही और ग्रीन गैस एमिशंस रहे तो ये हो सकता है. ठीक है, लग रहा है हो सकता है. ग्लोबल टेम्परेचर्स विल इंक्रीज बाय 0.8 डिग्री सेल्सियस. अब 0.8 डिग्री यहाँ पे कहाँ है? यहाँ है. अब मैं सेंटेंस पढ़ूंगी कि ये पैसेज में क्या बोल रहा है. द टीम्स रिजल्ट स्टेटेड दैट इफ द CO2 वर हेल्ड एट दिस ग्लोबल टेम्परेचर्स वुड स्पाइक बाय दिस. तो यहाँ तो बस अनचेक्ड CO2 की बात हो रही है, तो ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वहाँ नंबर भी गिवन है पर यहाँ नंबर नहीं गिवन. नेक्स्ट, आर्कटिक वार्मिंग वुड बी रिड्यूस्ड बाय 1/4. अब आर्कटिक वार्मिंग हमारी किधर है भाई? देखें ज़रा, ये देखिए आर्कटिक सी है, बट अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये 1/4 लिखा है. बट इस पैसेज में मेरे को आर्कटिक सी के आसपास कहीं पे भी 1/4 तो नहीं दिख रहा, सिर्फ ह्यूज लॉसेस लिखा है. ठीक, तो ये भी फैक्चुअली यहाँ गलत है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे दी थी. थर्मल पावर एक्सपेंशन विल स्टॉप कम्प्लीटली. इसकी तो कोई बात ही ऐसी नहीं हुई, कैसे स्टॉप कम्प्लीटली? ये भी गलत है. तो ये गलत, ये गलत, नन ऑफ दीज होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे हम थोड़े डिवाइडेड है कि ये है कि नहीं है. एक सेकेंड. ठीक, तो हम किस पे अटके थे? द टेम्परेचर वुड इंक्रीज फ्रॉम द करंट दिस बाय 2.3. अब हम देखते हैं पैसेज में जहाँ 2.3 है वो क्या बात कर रहा है. Celsius this is above by the end of the century. In contrast, the study also showed that emissions would rise by almost 5 times that amount to 2.3 degree above current readings if temperatures were continued to be allowed on their present course. मतलब कि अगर अनचेक्ड ये रहा तो ये होगा, इसलिए आपका आंसर 15 का है ए. ऐसे आपको करना है और टाइम बचाना है अपना. ठीक है, अब इस पे आते हैं. सारे नंबर्स वाले हैं. ठीक है. फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. एट प्रेजेंट द CO2 एमिशन इज अबाउट 274 ppm. तो 274 हमारे पास किधर है नंबर? 274 तो कहीं नहीं है हमारे पास, या तो है हमारा 294 या 390. ठीक, 460, 770, 460. तो ये गलत है क्योंकि ये नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता पैसेज में. 450 कहाँ पे? 450 यहाँ तो नहीं दिख रहा. यहाँ पे 450 है कहीं? भाई 450 भी नहीं है. देखो, हम पढ़ ही नहीं रहे स्टेटमेंट, हम इनके बेसिस पे ही आंसर निकाल लेंगे. 330 किधर है? चलो 330 भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा. 390 है हमारे पास. तो ये फिर हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं. लेकिन देखिए कितना ईजी हो सकता है एग्ज़ाम अगर आप सही लॉजिक लगाएं तो. 770 किधर है? 770 हमारा ये रहा. अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं. They assume that CO2 level could be held to this at the end of this. In contrast, emissions are now on track to reach this by 2020 if unchecked. यहाँ क्या स्टेटमेंट है? The CO2 emissions will be this at the end if of the century if unchecked. तो ये रहा आपका आंसर. एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन जो है ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे है. एंड आपको ये कैसे पता चला? क्योंकि आपने सिर्फ नंबर्स से एलिमिनेट करने की ट्रिक समझ ली. ठीक है, ऐसे काम अपना बचाना है जल्दी जल्दी ताकि करें और करेक्ट आंसर पे आए. वरना इतनी इन्फॉर्मेशन सोचेंगे बच्चे बैठ के कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट था. अरे बट ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट नहीं है, ये तो आपको बेवकूफ़ बना रही है. सोच रहे हैं कि आपके में उतनी लॉजिकल रीजनिंग है इंग्लिश में भी कि नहीं. अब वॉरेन वॉशिंगटन पे आ जाते हैं. What does the scientist mean when he says we could stabilize the threat of climate change? अच्छा, अब पढ़ते हैं कि इन्होंने बोला क्या था. This research indicates that we could no longer avoid major warming during the century. ये. But if the universe was to implement this level of emission cuts, we could stabilize the threat of climate change. ठीक है. So,
अब इधर क्या क्या सेंटेंसेस हैं. क्लाइमेट चेंज कैन बी पार्शली स्टॉप्ड. पता नहीं, रोक के देखते हैं. CC कैन बी रेगुलराइज्ड. ऐसा तो वो कुछ बोल नहीं रहे हैं. रेगुलराइज मतलब नॉर्मल कर देना. क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट्स कैन बी स्टडीड एक्सटेंसिवली. ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये साइंटिस्ट ने नहीं बोला. द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द चेंज इन क्लाइमेट कैन बी मिनिमाइज्ड. ये तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम क्या कह रहे हैं, वी कुड स्टेबलाइज. अगर यूनिवर्स इम्प्लीमेंट करता है तो हम वी कुड मेजर जो वार्मिंग है इसको अवॉइड नहीं कर सकते. और देखिए यहाँ हम दो में कंफ्यूज थे ना कि कैन बी स्टॉप्ड पार्शली, पर वो कह रहे हैं कि मेजर वार्मिंग तो वो रोक ही नहीं सकते, है ना. तो मतलब वो पार्शली तो स्टॉप कर ही नहीं सकते, बट उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो उनको बिल्कुल थोड़ा कम कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर है डी. ये बहुत ट्रिकी था 17 वाला, बहुत बच्चे इसमें रॉन्ग जाएंगे, मैं जानती हूँ. मैं भी इसमें थोड़ी देर के लिए रोक के सोचने लगी थी कि यार ये कहाँ बोला. लेकिन आप ये देखिए कि इमीडिएटली पहले जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि मेजर वार्मिंग इफेक्ट्स नहीं कम हो सकते, इसलिए जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो आप कम कर सकते हैं. वैसे तो क्लाइमेट गर्म होता ही रहेगा. ठीक है. अब एरोनिस पार्ट, अगेन ये मैंने अपने हिंदू वोकैबुलरी के पॉडकास्ट में खबरी पे डिस्कस किया था. ये वर्ड ये कल के भी मॉक में था, एरोनिस. अगर आप समझ रहे हैं, अगर कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स आपके क्वेश्चन में ही हैं और वो बच्चे अगर उस वर्ड को नहीं जानते तो वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे. ये क्या लिखते हैं मैंने, हाँ, समझ ही नहीं पाएंगे. चलिए ऐसे लिख देती हूँ. तो इसलिए आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन तो समझ पाएँ. तो ये बोल रहे हैं कि जिस भी पार्ट में एरर है उसको आप पकड़ें. अब आपको इधर ये ध्यान देना पड़ेगा कि पार्ट का नाम पहले है और फिर ये इन्होंने अलग करा हुआ है. तो आप ये मत सोचिए कि आपने इसको गलत बोला और लिख ही दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो इस चीज़ पर ध्यान देना है. ग्रामेटिकल एरर ही निकालनी है. विथ रिसर्च एंड एनालिसिस शोइंग दैट एडिशनल, ये तो इतना ठीक लग रहा है. अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. वार्मिंग ऑफ अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस मे बी द, ये भी ठीक लग रहा है, तो ये दोनों ठीक है. थ्रेश होल्ड फॉर क्लाइमेट फॉर हार्मफुल क्लाइमेट चेंज द EU हैव आस्क्ड टू, ये रही आपकी गलती. EU यहाँ पे सिंगुलर में यूज़ हुआ है एंड इसलिए सिंगुलर के साथ आता है हैज़. ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो थर्ड पर्सन, अगर मैं यू की जगह इट लिख देती तो इट के साथ एज आता ना. ये मैंने अपनी पूरी प्रेजेंट टेंस वाली प्रेजेंट टेंस की जो वीडियो है टेंसेस पे, ये भी आपको मिल जाएगी मेरे ही चैनल पे, उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया था. और ये अगर आपको ग्रामर ही नहीं पता होगी तो यहाँ आप गलत हो जाएंगे, जबकि इतना सिंपल है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इट हैज़ आएगा, ना कि हैव. तो ये रहा सी, आपका यहाँ सी गलत है. फोर्थ भी देख लेते हैं. ड्रामेटिक कट्स एंड एमिशंस ऑफ CO2 एंड अदर हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी ठीक है. तो मतलब आपका यहाँ पे आंसर सी है, जो कि ऑप्शन सी. ठीक है. अब हम आते हैं 9th पे. इन दिस क्वेश्चन सम वर्ड्स आर हाईलाइटेड इन बोल्ड विच मे और मे नॉट बी इन द प्रॉपर प्लेस. अगेन वही करना है, ए के साथ बी को देखना है, बी के साथ सी को देखना है, ऐसे ऐसे ट्राई करते रहना है. ठीक है. थोड़ा मैं इस गंदगी को साफ करूँ. तो इसमें क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट द स्टडी ऑल्सो शोड दैट एमिशंस वुड राइज बाय, चलो इस पर रुकते हैं, ऑलमोस्ट 5 times that amount to 2.3 degrees Celsius above current readings if temperatures were to continue to be allowed on their present course. कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो पहले ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, ए से बी को करते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट द स्टडी ऑल्सो शोड दैट करंट वुड राइज, ये तो जा ही नहीं रहा, गलत. ए से सी को करते हैं. द स्टडी ऑल्सो शोड दैट टेम्परेचर्स वुड राइज बाय, तो ठीक है, पहला ठीक है, ऑलमोस्ट 5 times that amount 2.3 degrees Celsius above current readings if emissions were to continue to be allowed on their present course. A to C तो आपका ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आप यहीं रुक जाइए और देखिए कि क्या दूसरे ऑप्शन का यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़न अलाउ भी किया है कि नहीं. जैसे हमारे पिछले में था ना कि एक ऑप्शन ये भी था कि A और B और C और D दोनों जा रहे हैं और ये एक ही ऑप्शन था, मान लो क्वेश्चन वो आंसर 2. सो ये चीज़ तो यहाँ है ही नहीं. यहाँ तो इनको एक ही झुंड चाहिए और हमें वो झुंड मिल गया जो कि है A to C, मतलब B. तो मतलब हमें दूसरे को ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें पहले ही आंसर मिल गया. तो यहाँ भी आप टाइम बचा लेंगे. पता चला आप दूसरे को भी मिक्स एंड मैच कर रहे हैं और यहाँ पता चला वो ऑप्शन ही नहीं है. ठीक. चूज़ द वर्ड विच इज़ द एंटोनिम. अगेन सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए. आप देख रहे हैं कि आपको कितना ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में.
एंड ये भी मैं कवर कर रही हूँ अपने ग्रामर में, तो प्लीज़ आप देखते रहिए मेरे वीडियोस। बट अभी तो ये मॉक पे हम ध्यान देते चलिए। एंटोनिम होना चाहिए कर्टेल्ड का। कर्टेल्ड का मतलब किसी चीज़ को रोक देना, कवर कर देना, उसको आगे ना बढ़ने देना, बड़ा नहीं होना, मतलब एक रुकाव किसी भी टाइप का। ये तो हो गया सिनोनिम। डिमिनिश सिनोनिम है, शॉर्टन छोटा कर दिया। रिट्रेंच, ड्रॉ ऑफ, कर्टेल कर दिया। एम्पलीफाई, इमरान खान, याद है किसी को? एम्पलीफाई क्या होता है? एम्पलीफायर वॉइस को, ऑडियो को बढ़ा देता है, उसके लिए हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर इसका ई, 20 का ई। सो आज एक और हमारा मॉक ख़त्म हो गया है। ऐसे ही आप, हमने बहुत टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल के अगर मॉक में देखेंगे तो काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। आज के मॉक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, थोड़े रीअरेंज वाले थे जो कल वाले में हमारे पास नहीं थे। तो आप बहुत सारी वैरायटी पाएंगे अगर मेरे साथ रोज़ ये मॉक्स को आप फॉलो करेंगे। तो आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और उनकी ट्रिक्स जान पाएंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है कम से कम टाइम में। सो इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि बुल्स आए। आपके SBI का एग्ज़ाम हो गया, बार्क का एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि सिलेबस तो देखिए सबको ऑलमोस्ट सेम है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मेरे ख्याल में UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को छोड़ के सब में होती है, ठीक है? तो इसको आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप इसे छोड़ें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, प्लीज़। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस यूज़र नेम के साथ देख सकते हैं। मैं जो भी काम करती हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर डालती हूँ। टेलीग्राम का अगेन मेरे 2 ग्रुप्स हैं। एक मैंने बताया डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे आप पूछ सकते हैं, आप यहाँ पे मैसेजेस भेज सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं, वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं, बहुत चीज़ें। कई बच्चे ऐसा होता है कि डिफरेंट एग्ज़ाम है, जैसे DU का एक मुझे याद है असिस्टेंट रिलेटेड कोई एग्ज़ाम था, उसमें बच्चों ने मुझे अपना सिलेबस भेजा। अब मैं हर चीज़ पे तो वीडियो नहीं बना सकती, बट मैं आपकी हेल्प तो कर सकती हूँ। तो उन्होंने सिलेबस भेजा, उस हिसाब से मैंने उनको वहीं के वहीं 5 मिनट में गाइड कर दिया। तो ये सब चीज़ें बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो एक तो आप ये डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करिए। मुझे कुछ पैसे इसके लिए मिलने नहीं हैं, कुछ भी मेरा ऐसा फ़ायदा नहीं है कि आप अगर वहाँ पे मुझे ज्वाइन करेंगे उस ग्रुप में तो मेरे को कोई आके एकदम देने लगेगा प्राइस। आपकी भलाई के लिए कि इन प्लेटफॉर्म्स पे मैं हूँ और आप प्लीज़ अपनी हेल्प के लिए आइए। दूसरा है मेरा चैनल, इस पे मैं डालती हूँ PDFs और रिसोर्स मटेरियल। जैसे कि आज का ये लेक्चर हो गया, अभी पूरा पेपर जो है स्लाइड समेत मैं PDF उस पर डाल दूँगी उस चैनल पे, तो आप उसको भी ज्वाइन करिए। ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगी। फाइनली ये तो सबसे ज़रूरी है यार, मैं बता नहीं सकती, रोज़ का रोज़ आपका वोकैबुलरी यहाँ से कवर हो जाएगा और एसेस कवर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो एक आधा गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही देते हैं। वो सोचते हैं कि पढ़ाई कर रहे हैं तो यार बहुत सारों के लिए बैठेंगे, बहुत सारे देंगे, तो उसमें ऐसे तो आता ही आता है, अभी नहीं तो बाद में आएगा। तो मैं ऐसे और वो कैब दोनों डिस्कस करती हूँ। और कभी कभी जैसे मैं सोच रही हूँ कि जनरल चीज़ें, आपके डर हो गया, एंग्जाइटी हो गई, टिप्स हो गई, ट्रिक्स हो गई, उन सबको भी मैं वहाँ डिस्कस कर सकती हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पे, बस मुझे एक बार फॉलो करना है आपको। उसके बाद खुद ब खुद वो कंटेंट मिलता जाएगा। 5 से 6 मिनट की वीडियो मेरी मैक्सिमम होती है, जिसमें मैं कवर करा देती हूँ ये सब, और आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। सो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये मेरा गोल है, एवरी इंडियन विल लर्न इंग्लिश, ये तो मैं करूँगी। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस जितने बच्चे हो सकते हैं उन तक पहुँचाइए। क्योंकि SBI के लिए भी मैंने कई वीडियोस देखी हैं जो प्री के लिए लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं, और कई बार ना ऐसे स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, सॉल्व करते रहते क्वेश्चन कि हाँ ये रहा आंसर, हाँ ये देखिए बच्चे आपको ऐसे करना है। अरे भाई आप समझाइए तो कि आप उस आंसर पे कैसे आए, उसका लॉजिक क्या है, उसका रीज़न क्या है। आंसर तो है आंसर किसी रीज़न से, लेकिन आप उसको समझना भी तो समझाइए। सिर्फ ये बोल देना कि जाके इसके सिनोनिम्स रट लो, नहीं। आप एलिमिनेशन सिखाइए, आप क्वेश्चन को पढ़ना सिखाइए, आप टाइम सेविंग ट्रिक्स समझाइए, और वो हर कोई यूट्यूब पे नहीं कर रहा। इतने बड़े बड़े मैंने देखा था कल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे जो कि SBI क्लर्क वाले पे धड़ाधड़ वीडियो डाल रहे हैं, आप समझा ही नहीं रहे बच्चों को। तो वो काम तो करिए ना आप। तो वो हर जगह अगर नहीं है, और मैं अपनी पूरी जान से वो कोशिश कर रही हूँ वो क्वालिटी अपने कंटेंट में लाने की, तो आप मुझे बस सपोर्ट करिए, इससे अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। एंड यही मैं करती रहूँगी, आपको ऐसी हेल्प करती रहूँगी। कल मैं आपसे फिर से मिलूँगी Day 3 मॉक 3 के साथ, ताकि आप अपने प्री के पहले ना एकदम इतने कॉन्फिडेंस से वहाँ जाके बैठ जाए कि बस पेपर ले आओ करके ऐसे दे के, हाँ भैया हमारा तो हो गया, ठीक है। तो यही कॉन्फिडेंस आपके पास रहना चाहिए। मैं कल आपसे फिर से मिलूँगी। टेक केयर, बाय बाय।